अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ क्लास ज़ू मिस्टिगोफोरिया। और क्लास ज़ू मिस्टिगोफोरिया के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और वो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, लिहाजा वो हिटोट्रॉफिक हैं। और इसमें पाए जाने वाले कुछ जो मेंबर्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट पैरासाइट ऑफ ह्यूमन, यानी कि वो इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ ज़ू मिस्टिगोफोरिया में हम पढ़ेंगे दैट इज़ ट्राइपैनोसोमा ब्रियोसियाई। और ट्राइपैनोसोमा ब्रियोसियाई की जो पिक्चर है वो अभी आपको दिखाते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ट्राइपैनोसोमा ब्रियोसियाई दैट इज़ फिगर नंबर 8.9 ऑन योर बुक। और इसके अंदर आप देखें इसके पास फ्लैजेला भी मौजूद है, इसके पास न्यूक्लियस है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इसके अंदर काइनेटोप्लास्ट है, बेसल बॉडी इसके अंदर गोल्जी अपरेटस है, इसके अंदर कुछ राइबोसोम्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो है ये किसकी मेम्ब्रेन है जो उसके ऊपर अंडुलेट की हुई है, मतलब फोल्ड सी हुई हुई है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है वो इसमें मौजूद है, यानी कि इसके अंदर तमाम मेन ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको इस तरह का देखने में नज़र आता है। अब ट्राइपैनोसोमा ब्रियोसियाई जो होता है इसकी 3 सब स्पीशीज़ हैं, ठीक है। ये जो तीनों सब स्पीशीज़ हैं ये नहायत ही इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में और एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं। नंबर 1 इज़ ट्राइपैनोसोमा ब्रियोसियाई। ये जो तीसरा नाम है ये इसकी जो है सब स्पीशी है। सब स्पीशी का नाम जो है ये थर्ड नेम है। ट्राइपैनोसोमा जीनस नेम है, ब्रियोसियाई स्पीशी नेम है, और फिर नेक्स्ट टू ब्रियोसियाई दिस इज सब स्पीशी नेम, ठीक है। इसी तरह ये ट्राइपैनोसोमा ब्रियोसियाई गैम्बियंस जो है दिस इज का गैम्बियंस जो है ये इसका सब स्पीशी नेम है। इसी तरह ट्राइपैनोसोमा ब्रियोसियाई रोडीसियंस जो है ये हमारे पास ये तीसरी सब स्पीशीज़ है। ये तीनों इसकी सब स्पीशीज़ हैं और तीनों को जब हम मुश्तरका तौर पर बुलाते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज़ ट्राइपैनोसोमा ब्रियोसियाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हमारे पास इसमें से जो पहला है यानी कि ट्राइपैनोसोमा ब्रियोसियाई इस ये जो है दिस इज़ द पैरासाइट ऑफ नॉन ह्यूमन मैमल्स ऑफ अफ्रीका, यानी कि ये पैरासाइट है अफ्रीका में पाए जाने वाले मैमल्स का, लेकिन जो इंसानों के अलावा जितने भी मैमल्स हैं उन सब का ये पैरासाइट है। और जो अगली 2 स्पीशीज़ हैं इसके अंदर वो इंसानों के पैरासाइट हैं और इंसान में बीमारी फैलाती हैं। उस बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। लिहाजा इंपॉर्टेंट है ये कि आपने याद रखना है कि ट्राइपैनोसोमा ब्रियोसियाई गैम्बियंस और रोडीसियंस जो होते हैं ये दोनों मिलकर स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं इंसानों में, जबकि जो ब्रियोसियाई है ये अफ्रीका में पाए जाने वाले नॉन ह्यूमन मैमल्स में बीमारी फैलाता है, ठीक है। अब इसका जो कैरियर है इस बीमारी का उसका नाम है सीसी फ्लाई, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था कि मलेरिया की बीमारी जो है हाँ, उसका जो पैरासाइट होता है वो हमारे पास प्लाज्मोडियम होता है और उसको फैलाने वाला जो होता है वो हमारे पास मॉस्कीटो होता है। इसी तरह यहाँ पर बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस और इस बीमारी का जो फैलाने वाली एक फ़्लाई होती है और उसका नाम है सीसी फ्लाई, ठीक है। सीसी फ्लाई जो होती है ये इंटरमीडिएट होस्ट है और वेक्टर है तीनों बीमारी तीनों सब स्पीशीज़ की, यानी कि तीनों तरह के ट्राइपैनोसोमा ब्रियोसियाई का जो वेक्टर है या कैरियर है वो हमारे पास ये एक फ़्लाई है जैसे मलेरिया का मॉस्कीटो होता है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से बीमारी फैलाती है। इस फिगर में आपको ये सीसी फ्लाई नज़र आ रही है और ये किसी भी इंसान के ऊपर या किसी भी मैमल के ऊपर आके बैठी है और ये उसका ब्लड चूसने के लिए आई है, ठीक है। अब इस जो मैमल है या इंसान है इसके अंदर पैरासाइट मौजूद है, ठीक है। पैरासाइट आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये पैरासाइट है ट्राइपैनोसोमा इसके ब्लड में मौजूद है। जब ये इसका ब्लड चूसेगी तो साथ ही साथ ब्लड के साथ ये देखिए ये सैरों में आपको शो हो रहा है कि ब्लड के साथ साथ ये जो ट्राइपैनोसोमा है जो पैरासाइट है वो इसके अंदर चला गया, ठीक है। इसके अंदर से होता हुआ ये इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको गट कहते हैं, इसकी गट में चला गया और फिर इसकी गट में ये काफ़ी दिन इसने गुजारे और ये गट में तकरीबन 10 दिन तक रहा और वहाँ पर इसने डिवीजन की, यानी कि डिवाइड होता रहा और एसेक्चुअली डिवाइड होता रहा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन होती रही एसेक्चुअली। उसके बाद देन आपके पास एरो यहाँ पर मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये ट्राइपैनोसोमा यहाँ से निकल के इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में चला गया, ये इसके जो नीचे हैं दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड्स और इसके अंदर ये आपके पास ये ब्लू कलर का ट्राइपैनोसोमा आ गया और इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में ये रहेगा 15 से 35 दिनों तक और ये फिर अपने आप को तब्दील करता रहेगा। इसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहेगा, इसके नंबर ऑफ़ बॉडी फॉर्म्स बनती रहेंगी, यानी कि ये इसके अंदर तब्दीलियाँ आएंगी और इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा।
अब चूँकि ये पैरासाइट्स के स्लाइवरी ग्लैंड में है, जब भी ये वाली सीसी फ्लाई यहाँ से उड़ जाएगी, अब इसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में ये मौजूद है, और ये जब भी किसी दूसरे मैमल को या इंसान को काटेगा तो इसके सलाइवा जो है वो अगले बंदे के अंदर जाएगा। ना सिर्फ सलाइवा अंदर जाएगा बल्कि पैरासाइट भी उसके अंदर चला जाएगा, और इस तरह ये साइकिल जो है चलता रहता है। अब जिस इंसान के अंदर ये जाएगा या जिस मैमल के अंदर ये जाएगा वो एक डेफिनेटिव होस्ट होगा इसका, ठीक है। वहाँ पर उसके अंदर जाके ये पैरासाइट फिर क्या करेगा कि उसके अंदर जाके दोबारा से एसेक्सुअली डिवाइड करेगा, और फिर ढेर सारी बॉडी फॉर्म्स यानी कि इसकी बॉडी की जो है स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होते रहेंगे। फिर जब ये अगर इन केस इंसान के अंदर चला जाता है तो इंसान में ये उसके ब्लड में, लिम्फ में, स्प्लीन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर रहता है। अब हम देखते हैं कि अगर ट्राइपेनोसोमा चूँकि ये ब्लड में रह रहा है, लिम्फ में रह रहा है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पाया जा रहा है, अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाए यानी कि ब्रेन में चला जाए या इसके जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें चला जाए, तो इसके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में अगर ये चला जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर इनकेस ये चला जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा कि क्या अलामात नमूदार होंगी। जनरल एपैथी रहेगी उस इंसान को, यानी कि थकावट महसूस करेगा, मेंटल डलनेस हो जाएगी यानी कि उसके जो दिमागी क़ुव्वत है वो इतनी काम नहीं करेगी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी कि उसकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, मतलब उसकी जो बॉडी के लिम्स की मूवमेंट है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, और वो उसको ना सुस्ती छाई रहेगी, उसको नींद आती रहेगी, स्लीपीनेस रहेगी, और इंडिविजुअल जो होगा वो नॉर्मल डे टाइम एक्टिविटीज़ में भी सोता रहेगा। वैसे तो रात के टाइम नींद आती है लेकिन उसको दिन के टाइम पे भी नींद आती रहेगी, और इसके अलावा अगर उस बंदे में पहले ही कुछ बीमारियां मौजूद हैं या वो पहले ही वीक है, जैसे कि उसको हार्ट कमज़ोरी है उसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट फेलियर भी हो जाएगा और उसकी डेथ हो सकती है। अगर इन केस उसके अंदर मेल न्यूट्रिशन है यानी कि वो कमज़ोर है, खुराक उसको अच्छी नहीं मिली हुई, और फिर उसको ये बीमारी भी हो गई है तो फिर भी डेथ हो सकती है। या कोई और वजह से अगर वो वीक हुआ हुआ है या किसी भी और तरह की उसको हेपेटाइटिस है या कोई भी और बीमारी है जिसकी वजह से उसके अंदर कमज़ोरी है, तो अगर स्लीपिंग सिकनेस भी अगर हो जाएगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। अगर इसको आप अर्ली डिटेक्ट कर दो कि स्लीपिंग सिकनेस जो है इसका इलाज है, लेकिन अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो इसका इलाज नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर लेट हो जाएगा तो फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर पहुंच जाएगा तो फिर इसकी रिकवरी जो होती है वो अनलाइकली होती है और डेथ हो जाती है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ सब फाइलम सार्कोडीना, और सब फाइलम सार्कोडीना के मेंबर्स के पास सूडोपोडिया होता है, और इसके अलावा इनके अंदर अमीबा की तरह की लोकोमोशन होती है, ठीक है। तो सब फाइलम सार्कोडीना के मेंबर्स जो हैं वो अमीबा हैं, ठीक है, और अमीबा जब खा रहे होते हैं और जब मूव कर रहे होते हैं वो सूडोपोडिया बनाते हैं। अब हम बात करते हैं सूडोपोडिया की। तो सूडोपोडिया जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, इसमें सूडोस का मतलब होता है फॉल्स, पोडियम का मतलब होता है लिटिल फुट। तो आप लोगों ने सूडोपोडिया तो अमीबा में देखे होंगे, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर पाँव तो नहीं होते लेकिन वो पाँव की तरह के ही एक्सटेंशंस बनाते हैं जिससे वो चल सकते हैं, उसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। तो सूडोपोडिया जो होते हैं ये इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, आपने अब से पहले इसकी फॉर्म्स नहीं पढ़ी तो इसकी ये फॉर्म्स जो हैं तीनों आप देखेंगे, इससे बहुत सारे MCQs और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं। तो इसके अंदर आता है लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया की चारों टाइप्स को हम पहले पिक्चर्स से देखते रहते हैं, साथ साथ इसको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। सबसे पहली टाइप जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ लोबोपोडियम, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो लोबोपोडियम जो होता है ये ब्रॉड सेल प्रोसेस होता है, यानी कि अगर आप इस सूडोपोडिया को देखें तो ये काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी ब्रॉड है ये, ठीक है। और इस लोबोपोडियम के अंदर बाहर वाला एक्टोप्लाज्म भी होता है और अंदर वाला एंडोप्लाज्म भी होता है। जैसे कि आपको इस पूरे अमीबा में नज़र आ रहा है कि बाहर एक्टोप्लाज्म है और अंदर जो वाइट कलर का नज़र आ रहा है थोड़ा सा एंडोप्लाज्म है। तो इस लोबोपोडियम जो है जो काफ़ी ब्रॉड है, इस ब्रॉड लोबोपोडियम के अंदर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। और इस लोबोपोडियम का क्या फंक्शन होता है कि ये अपना लोबोपोडियम जो होता है ये लोकोमोशन करने के लिए बनाता है, और इसके अलावा जब इसने फूड को अपने अंदर लेके जाना है, एनगल्फ करना है, मतलब अपने अंदर लेके जाना है, और मोस्टली इसमें एनगल्फमेंट आपको पता है एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से ही होती है। तो इस लोबोपोडियम का 2 फंक्शंस आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फिलोपोडियम है, और फिलोपोडियम जो होता है वो इतना ब्रॉड नहीं होता बल्कि ये नैरो सा प्रोसेस है,
अब ये हमारे पास फिलोपोडियम है, और फिलोपोडियम जो है ये नैरो प्रोसेस है, और ये इतना नैरो है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टोपोडियम मौजूद होता है, और इसके अंदर एक्टोप्लाज्म होता है और एंडोप्लाज्म इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो इन्होंने यहाँ पर ये जो फिलोपोडियम है इसको इन्होंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है इस पिक्चर में। तो इसको हम अगर मज़ीद बड़ा करके थोड़ा सा देखें तो ये हमारे पास फिलोपोडियम जो है इन्होंने ये बड़ा करके दिखाया है। इसकी दो ब्रांचेस आपको नज़र आ रही हैं। इसमें हमें जो है फूड इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और फूड जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये फूड पार्टिकल्स हैं, और इस तरह यहाँ पर आप देखें कि फूड ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा रहा है, तो लिहाजा ये टू वे मूवमेंट है इसमें फ़ूड की, और ये बिल्कुल ऐसे ही मूवमेंट होती है जैसे कि आपने देखा होगा कि कन्वेयर बेल्ट फैशन में, जैसा कि आपने किसी भी शॉपिंग मॉल वगैरह में जब आप बिल बनवाते हैं तो वहाँ पर अपना सारे जो है जो भी अपनी शॉपिंग्स आपने की होती हैं रखते हैं, वो आगे से वो एक बेल्ट आगे जाता रहता है, और साथ ही वो सामान सारा जो बंदा बिल बना रहा होता है उसके पास चला जाता है। तो वो जो एक बेल्ट सा होता है जिसके ऊपर अपना सारा सामान रखते हैं उसे कन्वेयर बेल्ट करते हैं कहते हैं। तो इसमें भी फूड पार्टिकल्स बिल्कुल कन्वेयर बेल्ट की तरह ही आगे पीछे मूव कर रहे हैं और दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रेटिकुलोपोडिया, और रेटिकुलोपोडिया जो है वो ये है, ये जो आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। रेटिकुलोपोडिया जो है ये फोरामिनीफेरन के टेस्ट के ऊपर मौजूद है। फोरामिनीफेरन एक अमीबा है, और उसके जो ऊपर टेस्ट होता है या इसका जो शेल होता है उसके ऊपर ये पाया जाता है। तो ये इसका ये सूडोपोडिया है, और आपको ये ऐसे ब्रांचेस सी नज़र आ रही हैं ये सारी। ठीक है, तो ये नेट लाइक होता है, जाल सा बिछा होता है, और ये ब्रांच्ड होता है। ठीक है, और ये बिल्ली तो सिमिलर होता है फिलोपोडिया की तरह, क्योंकि इसके अंदर भी सिर्फ एक्टोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्म नहीं होता। लेकिन एक्चुअली इसके अंदर ब्रांचिंग होती है और नेट लाइक सीरीज़ ऑफ एक्सटेंशंस इसके अंदर पाए जाते हैं। और अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें भी टू वे स्ट्रीमिंग है, यानी कि ऊपर भी जा रहा है फूड और नीचे भी जा रहा है, यानी कि दोनों डायरेक्शंस में फूड मूव कर रहा है, और बाद में फूड मूव होता होता जो है इसके अंदर फेगोसाइटोसिस होगी और उसके ज़रिए से फूड जो है उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट जो सूडोपोडिया की टाइप रह गया दैट इज़ रेटिकुलोपोडिया, और ये आपको नज़र आ रहा है रेटिकुलोपोडिया। दिस इज़ ऑक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया जो है ये लास्ट हमारे पास टाइप है इसकी, और एक्सोपोडिया के अंदर हमारे पास ये पूरा साइटोप्लाज्म आपको नज़र आ रहा है, और इसके अंदर हमारे पास ये फिलामेंटस है, यानी कि छोटे छोटे फिलामेंट्स की तरह ये निकल रहा है, और इसके अंदर सेंटर में एक एक्सिस होता है। ये जिस तरह आपको ये लाइन सी नज़र आ रही है ना, ये एक सेंट्रल एक्सिस होता है, और इसके ऊपर जो होता है वो एक्टोप्लाज्म होता है। तो एक्सोपोडिया के ऊपर यहाँ पर ये फूड है और ये इसके साथ चिपक गया है, और ये फूड जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके अंदर की तरफ ले जाया जाएगा, और फिर वो सेंट्रल साइटोप्लाज्म की तरफ मूव कर जाएगा फूड पार्टिकल, यहाँ पर ये इसके अंदर चला गया। तो बेसिकली ये भी पतला ही होता है, और इसके अंदर भी सिर्फ एक्टोप्लाज्म होता है, लेकिन ये जो होता है ये पतला होता है, और ये फिलामेंटस होता है, और ये इसके सेंटर में एक एक्सिस होता है जिसको जो इसको सपोर्ट कर रहा होता है, और फूड इसके साथ चिपक जाता है, और फूड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होकर फिर सेंट्रल साइटोप्लाज्म की तरफ चला जाता है। अगर हम इस फिगर को देखें तो हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मिलती है, जैसे कि उन्होंने बताया है कि रेटिकुलोपोडिया जो होता है ये ब्रांच लाइक ब्रांचेस इसके अंदर होती हैं, और ये फोरामिनीफेरन जो अमीबा है उसके अंदर पाया जाता है, और फोरामिनीफेरन का नाम है ग्लोबिजेरिनिया। इसके अलावा एक्सोपोडिया जो होता है वो हेलियोजोआन के ऊपर पाया जाता है। हेलियोजोआन भी अमीबा है, जैसे उसका नाम है, साइंटिफिक नेम है एक्टिनोसफीरियम, और इसमें क्या होता है कि ये फूड को पकड़ लेता है, चिपका लेता है, और फिर वो सेंट्रल साइटोप्लाज्म के पास चला जाता है। तो ये हमारे पास ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सुपर क्लास राइजोपोडा क्लास लोबोसी। अगर आप इस टेबल को देखें तो इस टेबल में आपने देखा किंगडम प्रोटिस्टा हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमने सब किंगडम प्रोटोजोआ पढ़ी है, और सब किंगडम के अंदर एक फाइलम है, फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, और बाकी फाइलम भी अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन इस फाइलम के अंदर फर्दर सब फाइलम है जो इससे छोटा होता है। एक है सब फाइलम मेस्टिगोफोरा, दूसरा है सब फाइलम सार्कोडीना जो भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, और उसके अंदर सुपर क्लास राइजोपोडा अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और एक और हमारे पास सब फाइलम है ओपेलिनाटा जिसके बारे में बुक में नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है कि हमारे पास अगर आप एक फ़्लो चार्ट बना लें कि आपके पास मेन चीज़ क्या है, फिर उसके आगे से ब्रांचेस बना लें, उसके आगे से फर्दर जो सब क्लासेस हैं, इस तरीके से आप इसको ईज़िली याद कर सकते हो। तो
हमने यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने जो है फाइलम मेस्टिगोफोरा के अंदर दो क्लासेस पढ़ी थी, क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरिया और क्लास ज़ूमेस्टिगोफोरिया, ठीक है। उसके बाद फाइलम जो हमारे पास है सार्कोमेस्टिगोफोरा की एक तो सब फाइलम है मेस्टिगोफोरा और दूसरा सब फाइलम हमारे पास है सार्कोडीना, जिसको हमने स्टार्ट किया था। और इसके अंदर सुपर क्लास हम पढ़ने लगे अब राइजोपोडा, ठीक है। और तीसरा जो हम सब फाइलम पढ़ेंगे वो है एक्टिनोपोडा, लेकिन टेबल में हमारे पास ओपेलिनाटा लिखा हुआ था। और अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो सब फाइलम एक्टिनोपोडा लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर ये हमारे पास सब फाइलम के फॉर्म में नहीं है एक्टिनोपोडा, बल्कि एक्टिनोपोडा सुपर क्लास लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपने फॉलो जो है वो करना है इसी टेक्स्ट को, इसको ही फॉलो करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सुपर क्लास राइजोपोडा क्लास लोबोसी। अब इसके जो मेंबर्स हैं पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके मेंबर्स हमारे पास हैं सुपर क्लास राइजोपोडा क्लास लोबोसी का जो मेंबर है दैट इज़ अमीबा, और ये जीनस के तौर पर साइंटिफिकली इसको हम जीनस का नाम देते हैं। तो अमीबा जो होती है इसकी पिक्चर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है आपकी बुक में। तो ये हमारे पास पिक्चर है अमीबा की, और इसका पूरा नाम जो है अमीबा प्रोटियस है, और अमीबा प्रोटियस साइंटिफिक नेम है इसका। यहाँ पर आप देखें कि इसके अंदर ये मुख्तलिफ तरह की एक्सटेंशंस बनी हुई हैं, इनको सूडोपोडिया कहते हैं। और ये सूडोपोडिया की कौन सी टाइप है, दिस इज़ लोबोपोडिया, आपको ये नज़र आ रहे हैं। और इसकी इन्होंने डायग्राम बना के दिखाई है इसी अमीबा की, कि इसके अंदर सूडोपोडिया होता है, इसकी न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये फेगोसिटिक वैक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसने फूड को अपने अंदर ले गया था ये, और फूड पार्टिकल इसके वैक्यूल के अंदर है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये एंडोप्लाज्म है, और बाहर वाला जो होता है वो एक्टोप्लाज्म होता है। अब अमीबा प्रोटियस जो होता है, इनमें से ज़्यादातर अमीबा जो हैं वो नेकेड होते हैं। नेकेड का मतलब है कि इनके ऊपर कोई शेल नहीं होता। शेल को टेस्ट भी कहते हैं, कोई शेल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। और इस तरह के अमीबा जो होते हैं उनकी लोकेशन ये है कि वो फ्रेश वाटर के जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, और जो हल्की हल्की जिसमें पानी की मूवमेंट होती है, पानी जिसमें स्ट्रीम्स जैसा कि नदी नालों के अंदर आप वो पाए जाते हैं। और उनके ऐसी एरिया में ये पाए जाते हैं, और ये किसको फीड करते हैं, प्रोटिस्ट के ऊपर, और बैक्टीरिया को खाते हैं, ठीक है। और ऐसे जो अमीबा होते हैं वो फेगोसाइटोसिस करते हैं, जो कि प्रोसेस है साइटोप्लाज्मिक चेंजेस का, जो कि हमने अमीबाइड लोकोमोशन में एक पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन फेगोसाइटोसिस का आप लोगों को पता है कि एनगल्फ कर जाना फूड को, उसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस, ठीक है। अब उन्होंने थोड़ा सा फेगोसाइटोसिस को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि फूड वैक्यूल बनता है, यानी कि फूड जब अंदर आता है तो फूड का वैक्यूल बन जाता है, ठीक है। तो इसको मैं पिक्चर से आपको मैं पिक्चर नंबर 2.14 निकाल के दिखाती हूँ, जिसका इन्होंने हवाला दिया है यहाँ पे। ये पिक्चर आपकी बुक में ही है, लेकिन ये सेकंड चैप्टर में है। उन्होंने इसका हवाला दिया है कि आपको इसी बुक में हमने बताया है फेगोसाइटोसिस के बारे में, कि यहाँ पर ये देखें ये फूड पार्टिकल है, और ये जो है सेल के अंदर एंटर होता है इस तरीके से। यहाँ पर ये देखें इसकी ये एक्सटेंशंस बनी है, उसके बाद ये फूड पार्टिकल अंदर चला गया है। फिर फूड पार्टिकल जो है वो ये दोनों जो इसके सिरे हैं ये आप इसमें फ्यूज़ कर गए हैं, और यहाँ पर ये जब फ्यूज़ हो गया तो ये हमारे पास एक वैक्यूल बन गया, जिसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं, और इसके अंदर ये फूड मौजूद है। दैन इसके साथ लाइसोसोम जो है ये येलो कलर का वो जुड़ जाता है, फ्यूज़ कर जाता है। और उसके बाद लाइसोसोम के अंदर जो है डाइजेशन करने के एंजाइम्स मौजूद होते हैं, वो सारे इसके अंदर चले जाते हैं और फूड की डाइजेशन हो जाती है, ठीक है। और इसको हम फेगोलाइसोसोम कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइसोसोम और ये जो है फेगोसाइटोसिस वाला जो फूड वैक्यूल है दोनों शामिल हैं। उसके बाद जो है जो वेस्ट पार्टिकल्स के अंदर रह जाते हैं वो बाहर निकल आते हैं एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से। पैराग्राफ में इन्होंने यही कहा है कि हमारे पास ये बैक्टीरिया जो है बॉटम पे रहते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स और स्लो मूविंग स्ट्रीम के, वहाँ पर ये छोटे बैक्टीरिया और छोटे प्रोटीज को खाते हैं, और फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से खाते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा था। और इसमें क्या था, साइटोप्लाज्मिक चेंजेस हुए। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस क्या हुए, जैसे आपने देखा कि वो थोड़ी सी एक्सटेंशन बनी, फिर वो आप इसमें फ्यूज़ कर गई, और उससे जो है फूड वैक्यूल बन गया था। ये सारा जो मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद हमारे पास जो है फूड वैक्यूल बन जाता है, इन्होंने कहा है।
अब आते हैं बाइनरी फिशन के हवाले से। बाइनरी फिशन क्या होता है कि एक सेल डिवाइड कर जाए और दो सेल्स बन जाए। ठीक है, ये कब होता है? जब अमीबा काफ़ी हद तक उसका साइज़ एक ख़ास लिमिट तक पहुंच जाता है, यानी कि मैक्सिमम जितना उसका साइज़ होना होता है उतना हो जाता है, और उसके बाद वो सेंटर से डिवाइड करके दो अमीबा बना लेता है। अभी तक हमें अमीबा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हमें पता, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव में ये होना चाहिए कि अमीबा, आपको याद रखना चाहिए ऑब्जेक्टिव के हवाले से कि अमीबा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती बल्कि बाइनरी फिशन होती है। अब हमारे पास जो है सुपर क्लास राइजोपोडा के कुछ और भी मेंबर्स हैं जिनके पास शेल मौजूद होता है। तो जो पहले हमने टाइप पिछले पैराग्राफ में पढ़ी उसमें वो जिनके पास शेल मौजूद नहीं होता, और नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे जिनके पास शेल मौजूद होता है। इनके शेल को हम कहते हैं कि टेस्ट। ठीक है, टेस्ट होता है इनके ऊपर होता है, और ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि इनका साइटोप्लाज्म बनाता है। इनके साइटोप्लाज्म सेक्रीट करता है ऊपर अपने ऊपर एक शेल, जो शेल फिर साइटोप्लाज्म को कवर कर लेता है। अब जो शेल होता है ये कैल्केरियस हो सकता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो सकता है। शेल जो है प्रोटीनीशियस भी हो सकता है, प्रोटीन का बना होता है। सिलिशियस जो है सिलिका का बना हुआ हो सकता है। काइटिनस हो सकता है, यानी कि वो काइटिन का बना हो सकता है। काइटिन जो है एक पॉलीसेकेराइड है। तो यानी कि अगर आपको केमिकल कंपोजिशन पूछी जाए कि अमीबा के टेस्ट की क्या केमिकल कंपोजिशन है, तो आपने ये सारा बताना है कि ये सारी इतनी टाइप्स का जो है वो टेस्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी अमीबा हैं जिनका टेस्ट जो है वो सैंड का या डेब्रिस का बना होता है, यानी कि उनके अंदर रेत होती है उनके टेस्ट के अंदर, और उसके अंदर थोड़ा बहुत डेब्रिस मौजूद होता है, और ये दोनों आपस में मिले हुए होते हैं जैसा सीमेंट की तरह, यानी कि जुड़े हुए होते हैं सैंड और डेब्रिस एक दूसरे के साथ। और ये सारे का सारा सैंड और डेब्रिस एक मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होता है, यानी कि बिल्कुल इस तरह एक जेली सी हो और उसके अंदर सैंड और गंद वगैरह हो। तो इस तरीके से इस तरह का शेल होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई है एक अमीबा की जिसके पास टेस्ट होता है। अब ये जो है हमारे पास एक शेल्ड अमीबा की पिक्चर है, और इस शेल्ड अमीबा का नाम है डिफ्लूजिया ओब्लोंगेटा। ये फिगर 8.12 में मौजूद है इसकी पिक्चर। ये एक फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला शेल्ड अमीबा है, और इसका जो टेस्ट है ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टेस्ट है। और ये टेस्ट किस चीज़ का बना हुआ है? ये बना हुआ है इसमें मिनरल पार्टिकल्स मौजूद हैं, और वो सारे मिनरल पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं या कह लें सीमेंटेड हैं। ठीक है, और डिफ्लूजिया जो है इसका टेस्ट होता है, और इसके नीचे से अगर आप देखें तो इसके सूडोपोडिया निकल रहे हैं। यानी कौन से वाले सूडोपोडिया हैं? ये लोबोपोडिया है। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे पास फ्री लिविंग अमीबा हैं। ऐसे अमीबा जो कि किसी के साथ अटैच होकर नहीं ज़िंदगी गुजारते, फ्रीली पानी में पाए जाते हैं। ये पार्टिकल फीडर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को खाते हैं, और ये अपने सूडोपोडिया का इस्तेमाल करते हैं पार्टिकल्स को खाने के लिए। लेकिन कुछ हमारे पास फ्री लिविंग अमीबा ऐसे भी हैं जो पैथोजेनिक हैं। मिसाल के तौर पर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की पिक्चर हमारे पास है। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, और ये एक किस्म की डायसेंट्री कॉज करता है ह्यूमन में। व्हाट इज़ डायसेंट्री? डायसेंट्री के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं, और इससे डायरिया हो जाता है, यानी कि मोशंस लग जाते हैं। तो इसके बाद इन्होंने बताया कि इसके अंदर इसको ज़रा इन्होंने डिटेल में बताया, इन्फ्लेमेशन अल्सरेशन ऑफ द लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो जाती है। जो एंटोमीबा हिस्टोलिटिका की डिजीज़ है, इसमें क्या हो जाता है कि जो लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो सूज जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अल्सरेशन का मतलब है कि उसमें होल क्रिएट हो सकता है। साथ ही साथ डीबिलिटेटिंग डायरिया हो जाता है। डीबिलिटेटिंग का मतलब है कि वीक कर देने वाला, कमज़ोर कर देने वाला इंसान को डायरिया लग जाता है। जिस डायरिया के अंदर जो फीसिस हैं उनके अंदर ब्लड भी आता है, और साथ म्यूकस भी रिलीज़ होती है। ठीक है, अमीबिक डायसेंट्री जो है ये बीमारी है, और ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, और ये ज़्यादातर उन इलाकों में पाई जाती है जहाँ पर इंसान जो है वो बड़े क्राउडेड प्लेसेस में रहते हैं, यानी कि जो आबादियाँ होती हैं जिसमें लोग बिल्कुल साथ साथ उनके घर होते हैं, और जहाँ पर अनसैनिटरी कंडीशन है, यानी कि वहाँ पर पानी की सफाई नहीं है, और चीज़ें साफ़ सुथरी नहीं होती, या पानी गंदा वो लोग पीते हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो प्लेग की तरह फैल जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एंटोमीबा हिस्टोलिटिका की कंट्रोल है, उसके हवाले से हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो अब हमारे पास इसका ये प्रॉब्लम है कि आप जो है इंडिविजुअल जो इस बीमारी में मुब्तला होता है उसको पता भी नहीं चलता, यानी कि सिम्टम्स भी उसमें अपीयर नहीं होते, और वो मतलब उसको पता ही नहीं चलता, अलामात भी अपीयर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो इन्फेक्टेड होता है और वो कंटेगियस होता है, यानी कि वो बीमारी किसी दूसरे इंसान में मुंतकिल कर सकता है। ठीक है, अब ये जो एंटोमीबा होता है ये
इंटेस्टाइन की दीवारों में रहता है। और इंटेस्टाइन के साथ क्यों ये चिपका होता है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन से स्टार्च लेता है और जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकस की सेक्रीशंस होती हैं उनके ऊपर फीड करता है। और इसके अलावा ये जब एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे मुंतकिल होता है कि ये जो है सिस्ट बना लेता है। सिस्ट क्या होता है कि ये अमीबा अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सी बना लेता है, और ये जो सिस्ट होता है ये फीसिस के ज़रिए से रिलीज़ होते हैं ये सिस्ट। और फिर बाद में अगर किसी जगह पर अगर कोई जो है अनसैनिटरी कंडीशंस है, यानी कि फ़ूड जो है वो उन फीसिस से कंटेमिनेट होता है या पानी जो है उस फीसिस से कंटेमिनेटेड है, तो जो भी उसको खाएगा ऐसा फूड या ऐसा पानी पिएगा तो उसके अंदर ये सिस्ट चले जाएंगे और फिर बाद में उसकी इंटेस्टाइन के अंदर जाके दोबारा से मुंतकिल हो जाएंगे, उसके साथ चिपक जाएंगे और उनकी रेजिडेंस उधर हो जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब फाइलम एक्टिनोपोडा। तो अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट।